चाहिए कौन सी जनाब लिप्टन ही तो है लिप्टन पीजिए लिप्टन ही तो है। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी सोना चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज हम देख रहे हैं नेगेटिविटी काफ़ी हद तक जो है मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये रूल हो गया है कि डेली बेसिस पे मार्केट में नेगेटिविटी प्रिवेल हो रही है। फर्स्ट डे ऑफ द मार्केट भी कल भी हमने देखा था काफ़ी डल बिहेवियर, लैकलस्टर बिहेवियर देखा गया था। आज के दिन भी मार्केट ने यही जो मोमेंटम है उसको फर्दर कंटिन्यू किया है और मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स है काफ़ी हद तक डाउन साइड या हम कहेंगे कॉशियस नज़र आए। आज भी लेवल्स जो है वो डाउन साइड पे दिखाई दिए। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिचुएशन की तो वो भी थोड़ी सी वर्जन दिखाई दे रही है जिसकी वजह से ज़्यादातर ये तमाम चीज़ें कंपाइल होकर इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स नेगेटिविटी पे पुश करते हुए दिखाई दी। और आज के दिन भी हमने जो वॉल्यूम्स वाइज है वो भी कल से जो न्यू सिस्टम लॉन्च हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा इसको टेक्निकली हम कह सकते हैं कि सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा या लर्न करने में इनकी चीज़ों को टाइम लगेगा। इस वजह से भी इन्वेस्टर्स थोड़ा सा पीछे होते हुए मार्केट से दिखाई दिए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,429.2 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 45,516.77, लोअर वाज 45,213.62 एंड फाइनली क्लोजर हम देख सकते हैं इंट्राडे हाई में मार्केट ने अपर साइड पे ट्रेड किया लेकिन फाइनली क्लोजर साइड पे मार्केट का जो ग्राफ है वो डाउन साइड होते हुए दिखाई दे रहा है। 45,255.97 पे क्लोजर रहा। 163.2 का डिक्लाइन आज की मार्केट पे देखा गया। टर्नओवर में 163.08 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं करंटली। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 2.83 मिलियन शेयर्स का एंड वैल्यू अगेन काफ़ी ड्राई साइड पे 5.62 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, जहां वॉल्यूम्स हमें ओवरऑल ड्राई होते हुए दिखाई दे रहे हैं वहीं यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रीन टेरिटरी दिखाई दे रही है। हम नेटवर्क लिमिटेड 0.14 का इजाफा देखा गया, 6.84 पे क्लोजर, 24.88 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। जीजीएल सेकंड स्कॉर्पियो 0.25 का इजाफा, 29.90 पे क्लोजर, 8.36 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली लोटे केमिकल 0.04 का इजाफा, 15.42 पे क्लोजर, 8 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। आज के दिन जो कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं पेनी स्टॉक्स में अगेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए या फिर काफ़ी हद तक इस पे जो है वो हम कहेंगे पॉजिटिविटी प्रिवेल करते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहे हैं। आईएमएफ की टॉक्स में एक फिर पॉज कल के दिन देखा गया है। क्या चीज़ें जो है वो आउटकम देंगी, मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगी, इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ जाएगी और प्राइवेटाइजेशन के कहाँ तक मामला देखे जा रहे हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ये कैसे कंपाइल होगा और इनका जो एक रिजल्ट है जो कि हम कह रहे थे कि इकोनॉमिक नंबर्स काफ़ी सेंसिटिव नजर आ रहा है तो अब क्या वो कंडीशन बेहतर होते हुए दिखाई देगी, आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जफर सुबहानी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड मेंबर भी हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले ये बताइए कि बात हो रही है इकोनॉमिक नंबर्स की,
हमेशा से सेंसिटिव इकोनॉमी कहा जाता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल सिनेरियो से भी डायरेक्ट ताल्लुक होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देखी जाती है, फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट भी देखी जाती है, और जब ये तमाम हम कहेंगे एस्पेक्ट से काम होना शुरू हो जाता है तो फिर इकोनॉमिक नंबर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अभी हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि IMF की भी बात हो गई। तो क्या देख रहे हैं सर, कहाँ नंबर्स जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हमेशा बूम एंड बस्ट पे रही है। आपका एक पीरियड आता है बूम का, आता है फिर बस्ट होता है। ये तकरीबन चलते हुए आया है, 2 साल आपको अच्छे मिले फिर बस्ट हुए। पर इस दफ़ा ये हुआ कि जो बूम का पीरियड था वो बहुत लिमिटेड रहा, और उसके बाद फिर चीज़ें जो है वो लास्ट 2 महीने से 1 डेढ़ महीने से चीज़ें थोड़ी सी ठहर गई है आपकी। उसमें बहुत सारी वजूहत उसके अंदर है। एक तो अफ़गानिस्तान की जो ग्लोबल पोजीशन थी उसका भी एक इम्पैक्ट वहाँ से शुरू हुआ, जब ये मिड ऑफ अगस्त से जब ये तालिबान का जब हुआ तो उसका इम्पैक्ट आया। उसके बाद बेसिकली IMF जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था 2 साल पहले, और कोविड की हमें सपोर्ट मिली थी। IMF ऑब्वियसली उसका एक अपना वे है काम करने का। उसके जो है ना, दे ऑलवेज से कि डू मोर। तो डू मोर तो है, बट क्या इज़ इट गुड फॉर पाकिस्तान? जितने भी प्रोग्राम IMF के पाकिस्तान में आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट बी एक सक्सेस। पाकिस्तान को एक ब्रीथिंग स्पेस तो मिल जाती है, पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज मिल जाते हैं, बट बॉटम लाइन ये कि कोई कंसिस्टेंसी सस्टेनेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं आती है। तो जब ये नए फाइनेंस मिनिस्टर आए कुछ महीने पहले, तो उनका ये व्यू है कि दे आर आस्किंग टू मच, बट वी आर फाइटिंग, वी आर टेलिंग देम कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। अगर आपने रेट बढ़ाए बहुत ज़्यादा पावर के, तो फिर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद आम आदमी इफेक्ट होगा, इंडस्ट्रियल की एक्टिविटी इफेक्ट होगी। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त चैलेंज चल रही है इसके अंदर है, जिसका इम्पैक्ट है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यूसली लास्ट 1 डेढ़ महीने से जो है वो एक कभी नॉर्मली जो है नेगेटिव साइड के ऊपर ही होता है। एंड देन सबसे बड़ा एक इशू जो है पाकिस्तान की करेंसी का डेप्रिसिएशन है। आपका पाकिस्तान की करेंसी जो है जून 2021 से जब नीचे शुरू हुई है जाना, और आज भी पाकिस्तानी करेंसी अराउंड दोपहर तक का 50 पैसे पाकिस्तानी करेंसी डॉलर से थी, तकरीबन 12% डेप्रिसिएशन आया है फ्रॉम जून टिल अक्टूबर। बहुत हाई डेप्रिसिएशन है। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत डॉलर बेस के ऊपर है। सारा हमारा 75% जो है वो ऑयल जो है सारा इंपोर्टेड होता है। बहुत सारे आइटम जो है, इवन टेक्सटाइल के अंदर भी जो है बहुत सारे आइटम जो इंपोर्ट करते हैं। तो जब ये डॉलर की तरह हुआ तो लोगों में अनसर्टेनिटी सी हो गई है, और लोग जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन, कुछ लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया है वो तो जाहिर है चलता रहेगा। जैसे सीमेंट के सेक्टर हैं, टेक्सटाइल के सेक्टर हैं, उनकी तो जो जिन्होंने माल LC इंपोर्ट की है वो माल तो आना शुरू हो रहा है। बट बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे कि जो ऑब्वियसली दे वर अबाउट टू डिसाइड, but with this uncertainty of dollar, the economy and global position, supply position, तो वो चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। राइट, चलें जी, इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक के जानिब, साथ रहिए। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं K-Trade एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। K-Trade पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। K-Trade आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ ज़फ़र सुबानी साहब मौजूद थे, और उनका यही कहना है कि बूम एंड बस्ट एक सिचुएशन दिखाई दे रही है इकोनॉमी की। तो उनसे हम बात करते चलते हैं। सर, अब जो कि पॉलिसीज़ आ रही हैं, अब जो कि चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, और जिस तरीके से चैलेंजेस थे उनको टैकल किया जा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कुछ बर्स्ट या वर्जन इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, जिसके इफ़ेक्ट्स हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, और जो फर्दर अफेक्टेड होंगी। अब हम बात करेंगे जो पॉलिसीज़ हैं जो कि बनाई जा रही हैं, उससे किसी भी न्यू गवर्नमेंट का आना जाना मैटर नहीं करेगा। जैसे हम बात करते हैं 10 साल की पॉलिसीज़ की या 15
15 साल की पॉलिसीज़ की। वेस्ट में भी हमेशा से ऐसी ही पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिससे कोई भी आए या जाए उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमें सोचना है पाकिस्तान के बारे में। तो सर कैसे देख रहे हैं जो ये पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, 30 साल के लिए भी कुछ देखी गई हैं चीज़ें, और जिसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आ भी रहे हैं? देखें, बात यह है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है ना बड़े पेनफुल होते हैं, उसका आपको रिजल्ट फ़ौरन नज़र नहीं आता। आप ये नहीं है कि आपको लाइट नज़र आ गई। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टेक्स टाइम। आई थिंक कि इस गवर्नमेंट को अब 3 साल के ऊपर हो गए हैं आपका, अनफॉर्चुनेटली एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में लिए, और फिर देन कोविड भी आ गया, फिर ग्लोबल चैलेंजेस भी आ गए, अफगानिस्तान का भी आ गया, फिर इस वक्त कमोडिटी का जो है ना प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, चाइना के अंदर इशू है, फिर आपका कंजक्शन पोर्ट के ऊपर है, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उसकी वजह से चीज़ें रुक रही हैं। तो ये अपनी चैलेंजेस अपनी जगह पर है, बट बात ये है कि आप कोई स्ट्रक्चरल चेंज करो तो उसका बेनिफिट में इट इज़ नॉट लाइक 1 ईयर 2 ईयर, इट टेक्स 3 to 5 to 10 ईयर्स के अंदर है। Exactly. एक जो बात इंपॉर्टेंट जो है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की जो एक पोजीशन थी, पाकिस्तान कॉटन में चैंपियन, अब वीट के अंदर चैंपियन, ये सारी चीज़ें थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी। विद द रिजल्ट दैट हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी प्रोडक्टिविटी कॉटन, हम 14 मिलियन बेल के ऊपर थे। 14 मिलियन बेल से हम 7-8 पे आ गए। आई मीन हाउ डिड इट हैपन? ये डीके आया 3, 4, 5, 6, 10 साल का। अब जो है इन्होंने टारगेट किया हुआ है कि जो रीजंस हैं कॉटन के गिरने के, उसको जो है उन्होंने फोकस किया है और उसके ऊपर अब काम कर रहे हैं। और अब जो भी अब खबरें आ रही हैं इस दफ़ा अभी तक का जो कॉटन की प्रोडक्शन के ऊपर है, वो अच्छी खबर है, बिकॉज उन्होंने सीड के ऊपर काम किया, उसके ऊपर एरिया के ऊपर काम किया, फार्मर्स को गाइड किया। तो इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपकी कॉटन जो है लास्ट ईयर से जो है वो अच्छी होगी। अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो टू अचीव अवर बेस्ट, बट वी नीड टू अचीव दैट, बिकॉज हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है ना। पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है वो 60% एक्सपोर्ट पाकिस्तान की है, और अगर हमें $3 बिलियन की अगर कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ जाए, रॉ कॉटन, तो जाहिर है कि हमारी जो है डॉलर्स तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास ना, हमारे पास जो कोशिश होनी चाहिए कि US डॉलर जो है पाकिस्तान के अंदर कम से कम जरूरत पड़े। तो एक तो एग्रीकल्चर के ऊपर एक काम कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली जिसका इम्पैक्ट in helping humanity by enforcing UN peacekeeping initiatives globally. In the end, I thank you all. नाज़रीन, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक UN पीस कीपिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक UN पीस कीपिंग मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब कर रहे थे। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले एग्रीकल्चर के हवाले से एक्सक्लूसिव टॉक्स हो रही हैं। सुबानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, एग्रीकल्चर का जैसे आपने जिक्र किया कि हमारे पास शुगर केन का ऑप्शन मौजूद है, वीट का है और कॉटन का भी है, और आपने कहा कि ज़्यादातर लोग शुगर केन की तरफ जाते हैं, ये पानी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन जहाँ फार्मर्स को ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा, क्योंकि ये तो एक ह्यूमन नेचर है, जो फ़ायदे की चीज़ होती है लोग वहाँ पर जाते हैं। जब वहाँ से एक आउटकम उनको एक लिक्विडिटी अच्छी मिल रही है तो वो वहीं पे जाएंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है सर? कोई बीच का रास्ता तो होना चाहिए देखिए, ना? एक जब स्ट्रेटजी होती है, जब आप सपोर्ट प्राइस अच्छी रखते हैं, जैसे वीट की सपोर्ट प्राइस जब आपने इम्प्रूव कर रहे हैं आपका, जब कॉटन के अंदर भी आप जो फार्मर्स को जो है अच्छे क्रॉप्स देंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी फर्स्ट करें डबल हो जाएगी आपकी, तो उनको ईल्ड अच्छी हो जाएगी आपकी, तो उनको डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा आपका ना इसके अंदर। तो आपने गाइड करना है, आपने स्ट्रक्चर चीज़ को करना है। तो ये कॉटन जो मैं आप बात एक्सपोर्ट की बात कर रहा था कि जो एक्सपोर्ट में जो है एग्रीकल्चर से लिंक्ड है सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कॉटन की, बिकॉज हमारी कॉटन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है और वैल्यू एडिड बढ़ रही है। असल बात ये कि पहले ये था कि रॉ कॉटन बेच रहे थे, यान बेच रहे थे, स्पिनिंग वो कर रहे, धागा बेच रहे थे, तो उससे कोई बात बनती नहीं थी। अब जो है वो बढ़ रही है, आपकी जो है वैल्यू एडिड चीज़ें बढ़ रही है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये साल का 2 सप्लाई चेन के इश्यूज और जो कोर्ट चीज़ें की वजह से चीज़ें चैलेंज आ रहे हैं अभी भी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो टोटल जो है साल का एंड होगा तो 18 to 20 बिलियन डॉलर आ जाएंगे। एग्जैक्टली सर, यही तखमीना लगाया गया है। 18 to 20 बिलियन का है, अल्लाह करे इससे ऊपर हो जाए, बिकॉज ये कि ओवरऑल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की जो है जो लास्ट ईयर 25 से थोड़ा ऊपर थी, उसके अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 28 से लेके 28 से 30 बिलियन की और एक्सपोर्ट जी हाँ, पाकिस्तान पे ये आएगी। सिर्फ बात हो रही है टेक्सटाइल सेक्टर की, अभी और सेक्टर्स बाकी हाँ, वो हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान में Exactly. अनफॉर्चुनेटली जो है ना, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इतना ज्यादा फोकस टेक्सटाइल पे हैं, बाकी चीजों को हमने लगता है छोड़ ही दिया है। नहीं, नहीं, और सर, IT की इतना- बात करें, नहीं, इतने IT packages मैं भी- दिए जा रहे हैं, मैं भी सर। सर्विस पे नहीं, मैं अभी तो सिर्फ प्रोडक्ट पे बात, मैं जो गुड्स की बात कर रहा हूँ, IT में मैं आता हूँ मैं, Exactly. तो मैं जो गुड्स की जो बात कर रहा हूँ कि गुड्स में हमारा बहुत ज्यादा जो है वो जोर टेक्सटाइल पे होता है। हमें बेसिकली जो है ना वो चीजों और करनी चाहिए, प्लस और products ढूंढने की एक जरूरत है। मार्केट, 2 बातें हैं। मार्केट है, हम यूएस और यूके 2 चीज़ों में बात ज़्यादा कर रहे होते हैं और आप टेक्सटाइल पे कर रहे होते हैं। मैंने जो है कुछ कंपनीज के बोर्ड पे हूँ। फार्मा एक सेक्टर है कि बहुत ज़्यादा फार्मा की जो है ना एक्सपोर्ट जो है वो हो सकती है, अब थोड़ा शुरू हुई है, बट हमें फोकस करना चाहिए। ऑटो हमारा जो है ऑटोमोबाइल जो है उसके अंदर इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो, हम रिक्शाज को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, मोटरसाइकिल्स को एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ है। एग्जैक्टली, दिस तो इज बहुत माय सारी पॉइंट कि चीजें हैं। बहुत सारी चीजों पे मजीद काम हो रहा है। सर, इस लेकिन पे अभी- बात करेंगे, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं रिपोर्ट साथ रही है। किसी भी मुल्क में होने वाली इक़्तिसादी तरक्की यानी कि इकनॉमिक ग्रोथ उस मुल्क के पॉलिसी साजों की नीयत और सोच की अक्कास होती है। पाकिस्तान ने बिलखुसूस गुजरे 6 माह और बिलउमूम 1 साल के दौरान जो इकनॉमिक प्रोग्रेस जाहिर की है, उसका एतराफ एशियाई तरक्याती बैंक ADB ने भी अपनी जायजा रिपोर्ट में किया है, जिसके मुताबिक रवां बरस एशियाई खत्ते में मुआशी तरक्की की शरह सुस्त रवि का शिकार, जबकि पाकिस्तान में इसकी रफ्तार में काबिल जिक्र इजाफा देखने में आया है। ताहम इस माली साल में मुआशी तरक्की में तकरीबन 4% तरक्की का दावा न सिर्फ हुकूमत बल्कि इसके अपने इदारों के मुकर्रर करदा अहदाफ से भी ज्यादा है। यही नहीं, इसने आलमी मालियाती इदारों के तखमीनों को भी मात दी है। वाज़ेह रहे कि मुआशी तरक्की एक ऐसा अमल है कि जिसके तहत कोई भी मुल्क अपने ज़राए को भरपूर तरीके से इस तरह इस्तेमाल करता है कि जिसके नतीजे में मुल्क के अवाम की हकीकी आमदनी में इजाफा होता है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़े, जिसके नतीजे में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के साथ रुपए की कदर मुस्तहकम हुई, जबकि स्टॉक मार्केट ने भी खूब तरक्की की। कौमी मईशत मुस्तहकम हुई है। मौसर मालियाती इक़दामात की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा आला मयार के मालियाती नज़्म ज़ब्त के इक़दामात से ही मुमकिन हो सका है। पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की गुज़िश्ता 8 साल की बुलंद तरीन शरह पर है। मुल्क में क़ुव्वत खरीद बढ़ी है, जबकि गुर्बत में कमी आ रही है। दहशतगर्दी में खातिरखा कमी हुई है कि जिसके बायस गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा कर्जे हासिल करके नहीं बल्कि बेहतरीन और आला मयार के मालियाती निज़ाम की तश्कील से ही मुमकिन हो सका है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी और फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं जिसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिव है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो न सिर्फ हमें कर्जे लेने के बजाय हमें जो है वो पॉलिसीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा या फिर ऐसी स्कीम्स लानी पड़ेंगी जिससे जो रेमिटेंसेस है या जिससे हमारी जो रिजर्व्स है वो बढ़ते हुए दिखाई दे, ना कि आप कर्जे लेके, जैसे रिपोर्ट के अंदर भी ये मेंशन किया गया है कि अपने रिजर्व्स आर्टिफिशियली मेंटेन किए जाएं। तो सुभानी साहब से पूछते हैं, सर मुतवस्सित तबके को उठाना है, प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा से विजन रहा है और हमें कर्जे नहीं लेने हैं बल्कि अपनी ऐसी स्कीम्स या ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसे मेजर्स लेने हैं जिसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आए। तो सर कैसे, कौन से मेजर्स ऐसे बाकी हैं जो कि अब आप समझते हैं कि वहाँ उस साइड पर या उस सेक्टर में ज़्यादा जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कंपोनेंट्स डालने की ज़रूरत देखें, है? अभी तक तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है, जो गरीब आदमी है उसको जो भी तब तरक्की होती है तो उसका ट्रिकल इफेक्ट उसको इतना नहीं आ रहा है। अब वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम फर्ज करें कि अब जब कहते हैं, गरीब को कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग वेरी गुड, रेमिटेंसेस बहुत अच्छी हो रही है, या गाड़ियों की सेल बहुत अच्छी हो रही है, या सीमेंट की सेल अच्छी हो रही है, बट जो गरीब आदमी है वो कहेगा मुझे क्या इम्पैक्ट है, मुझे तो महंगाई पड़ रही, महंगाई है ना आपकी। तो ये एक जो है ना स्ट्रक्चरली इम्बैलेंस है। बाहर के मुल्कों में जो है इस तरह के इम्बैलेंस नहीं होते। हैव और हैव नॉट में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फर्क कंटिन्यूसली चल ही रहा है। यहाँ पे इसे जो है ना हमें इसको मिटिगेट करने का है ताकि जो है वो गरीब है। इस वक्त जो इन्फ्लेशन की पोजीशन है बिकॉज ऑफ डॉलर की वजह से, पेट्रोल की प्राइस की वजह से, गवर्नमेंट लास्ट मैं जो कंटिन्यूसली इस बात को फोकस कर रही है किसी तरह जो आप जो सब्सिडी लोगों को दें वो एक जो डायरेक्ट इफेक्ट ही को हो। अगर फर्ज करें कि पेट्रोल की प्राइस जो है, अगर जो अफोर्ड कर सकता है, जिनके पास गाड़ियां हैं, तो व्हाई नॉट दे शुड पे फॉर दिस पेट्रोल। लेकिन जिसके पास मोटरसाइकिल है या जिसके पास छोटी गाड़ी है उसको किसी तरह सब्सिडी मिले तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट कम हो। अब ये इन्होंने 4 आइटम जो है आपके खाने पीने के, वीट है, तेल है और राइस है, उसको उन्होंने एक फोकस किया है कि एक सिस्टम बना रहे हैं, बैंकों के साथ मिल के कर रहे हैं, और जो यूटिलिटी स्टोर्स को है कि जो गुर्बत से नीचे है, जो आपका बेनज़ीर इनकम स्कीम में जो आते हैं, उनको इसका जो है डायरेक्ट बेनिफिट हो कि जो इस वक्त महंगाई हो गई है बिकॉज ऑफ करेंसी की वजह से, तो वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी हो उसके अंदर, ताकि जो टोटल इम्पैक्ट सर यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक के जाने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में। अभी पावर सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो इस साल प्रोजेक्टेड है वो है 3.94%। इट मींस कि यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी हद तक अचीव किए जा रहे हैं। टैक्स कलेक्शन है वो टाइमली देखी जा रही है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि ग्रोथ टारगेट्स फिक्स किए जा रहे हैं और पर ईयर 2% ग्रोथ की जो एक हम कहेंगे प्रोजेक्शन है वो की जा रही है। जफ़र साहब से पूछते हैं, सर जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है वो कितने उस ग्रोथ के टारगेट्स अचीव करने के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं सब, और जबकि अब 3.94% इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ सेट की गई है और नेक्स्ट ईयर 2% मजीद इजाफे की जो है वो प्रोजेक्शन की जा रही है, तो कितना इंपॉर्टेंट है टाइमली मेजर्स लेना ये जो के लिए जा रहे हैं अभी? पाकिस्तान ने जो लास्ट ईयर जो गुजरा उस पर 3.94 अचीव किया, जो 30 जून 2021 था, और कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि पाकिस्तान इतना अचीव करेगा। बट जो है अब जिस तरीके से वीट की जो है ग्रोथ आ रही है और कॉटन की जो है एक्सपेक्टेड है, और जो ऑटो सेक्टर के अंदर है और बाकी सेक्टर के है, तो जो गवर्नमेंट का जो बजट है, आपका जो बजट आया था, तो पाकिस्तान की ग्रोथ बिटवीन 4.25 से 5 की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, बल्कि उससे ज़्यादा भी आ सकती है। अच्छा। तो अभी इस वक्त तो जो है हम उस पोजीशन पे जा रहे हैं। और मैं ये आपको बताऊं कि पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मैं इस प्रोग्राम में भी बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 7% का ग्रोथ आते रहे 10 से 15 साल कंटिन्यूसली। अगर पाकिस्तान को नहीं, अगर आते रहे, नहीं आई नहीं है पाकिस्तान की। एक जो ज़माना था बिटवीन 2000-2007 जब पाकिस्तान की ग्रोथ 6-7% 2 साल रही, लेकिन पाकिस्तान की ग्रोथ जो है उसमें साइक्लिकल बहुत ज़्यादा है। हाँ। वो आती है फिर नीचे होती है। मैंने बताया ना, बस्ट एंड बूम एंड बस्ट की बात करते हैं ना, वो फिर नीचे चली आती है। लेकिन अगर पाकिस्तान को सही तरीके से सस्टेनेबल तरक्की हो कि चीज़ें पटरी पे आ जाएं, तो उसके लिए कम से कम पाकिस्तान को 7 से 8% जिस तरह इंडिया की ग्रोथ आई, जिस तरह चाइना की ग्रोथ है, जिस तरह बांग्लादेश की ग्रोथ है, हमारे आसपास कंट्री है ना, ये ग्रोथ पाकिस्तान की आए तो पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रॉब्लम आता है कि फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर नीचे आते हैं, वो ना हो। और वो ज़रूरी है इसके अंदर है। स्ट्रक्चरली हमने बहुत मिस्टेक्स किए हैं। हम जब हमने पावर पॉलिसी की, आपका 94 में पॉलिसी आई इसके अंदर, तो हमारे पास जो इंडिजिनस हमारे पास अपने रिसोर्सेज थे, कोयला उस वक्त रिसोर्स था हमारे पास हाइड्रो हमारे पास रिसोर्स था। हमने कहा कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, हमने दबा के जो है ना फर्नेस ऑयल के ऊपर प्लांट लगा लिए। उस वक्त जिस वक्त 92-94 में पॉलिसी आई थी, तो फर्नेस ऑयल की प्राइस जो थी
आपका पाकिस्तानी करेंसी भी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, उस वक्त प्राइस थी तकरीबन 3,000 रुपए की प्राइस थी पर टन की फर्नेस ऑयल की, जिसपे उस वक्त बनाते थे। अब फर्नेस ऑयल की प्राइस जो है 1 लाख के ऊपर हो गई है आपकी, तो ज़ाहिर कॉस्ट तो बढ़ेगी ना आपकी। आपने जो है एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं किया। गैस पाकिस्तान में 1953 अब में क्या होने जा रहा है, जो देखिए, पास्ट इन द पास्ट, अब अब अभी तो की है, बात लेकिन करते हैं। देखें अब जो चीजें बिगड़ जाती हैं उसको फौरन जो है ना सही नहीं हो जाता, उसके लिए आपको बड़े डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। देखें ना, जब इलेक्शन सिंस स्टार्टिंग हम देख रहे हैं कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस दिए गए हैं जिससे काफी क्रिटिक्स भी देखी जाती है अक्सर। ऑब्वियसली एक अनपॉपुलर डिसीजन लेते हैं तो आपको साथ साथ लेके चलना पड़ता है, बिकॉज अवाम को भी लाद करना पड़ता है। एक आपके जो पब्लिक के जो नुमाइंदे जो इलेक्टेड हैं उनको भी साथ लेके, जो उनकी जो जिन्होंने वोट दिए हैं उनको साथ भी बैलेंस करना पड़ता है। वो भी बात है, लेकिन ये भी देखा जाता है ना कि उससे अवाम जो है या पब्लिक जो है वो सफर ना करे। सबसे बड़ी पोजीशन ये होती है ना, पब्लिक तो ऑब्वियसली जो है जितनी भी अवाम मैसेज हैं, तो वो जो आपके इलेक्शन के नारे हैं ना, वो तो उससे आपका गैप एनालिसिस निकालते हैं। इतनी नौकरियां, इतने घर, इतनी चीजें, ये चीजें होंगी आपकी, वो उससे कंपेयर करते हैं, गैप उससे करते हैं कि 3 साल हो गए, मेरा क्या बना आपका। तो मतलब वो जाहिर है उनको तो वो उनकी लाइफ में अगर बेहतरी नहीं होगी, ठीक है रूरल एरियाज के अंदर बेटर भी हैं, लेकिन जो शहरी लोग हैं उनके अंदर, बिकॉज उनको इन्फ्लेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, चीजें बहुत महंगी होती हैं, फूड की चीजें महंगी होती हैं, बाकी ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, हमेशा से एक डिफिकल्ट टास्क वो उनके लिए बर्दाश्त नहीं होता। देहातों में तो अपने जो है जानवर उनके उतने होते हैं, मिल्क होता है, गेहूं होता है, तो उनके लिए सस्टेनेबिलिटी और क्रॉप्स अच्छी आ रही हैं। जब क्रॉप अच्छी आती है तो बेनिफिशियरी होते हैं, पर शहरों के अंदर जो है वो लोगों को मुश्किल होती है। बट देन अगेन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुख्तलिफ डिसीजन ना लें। जैसे मैं पावर सेक्टर पे आता हूँ, पावर सेक्टर के अंदर ऑब्वियसली आपने जो इंसेंटिवाइज प्रोवाइड करने के लिए इतने इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिए कि अब पाकिस्तान को जो है बड़ा मुश्किल हो गया है किसी तरीके से यू टर्न करें। आप उसमें 2 बातें हुई हैं, एक तो ये कि कैपेसिटी इतनी ज़्यादा आ गई है आपकी, और बात यह है कि आप जैसे सर्दियाँ जो है, सर्दियों में जब सर्दियाँ आएंगी तो पाकिस्तान की कंजम्पशन जो है आपकी मुश्किल से 9-10 हज़ार मेगावाट पे आती हैं, बिकॉज एयर कंडीशन चलता नहीं है। और पाकिस्तान के पास जो नेम प्लेट कैपेसिटी है वो 39,000 मेगावाट की है। तो आप जो, और उसमें जाहिर है कि गर्मियों सर्दियों में हाइड्रो अवेलेबल नहीं होता है और बहुत प्लांट होते हैं, लेकिन आपको जो कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है, कैपेसिटी पेमेंट वो होती है कि जो है ना आईपीपी कहता है कि मैं तो आपके लिए तैयार हूं, अगर आपने लेना नहीं है मुझे पेमेंट तो करें। तो कैपेसिटी पेमेंट जो है हर साल उसका बिल बढ़ रहा है इसके अंदर है, और 2-3 साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इस वक्त 700 बिलियन की पेमेंट इस साल जो गुजरा है पाकिस्तान ने पे की कैपेसिटी पेमेंट की, जो 4-5 साल पहले 150 बिलियन के ऊपर थी आपकी, समझे, साढ़े जो है ना इस वक्त हमने 700 बिलियन की है। और 3-4 साल में जो नए प्लांट आ चुके हैं हाल में और जो नए प्लांट आने वाले हैं 19,000 मेगावाट के, तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट 1 ट्रिलियन से क्रॉस कर जाएगी। और आपने ऑल्दो बड़ा एक बोल्ड कदम लिया कि जो डॉलर से पैक थे सारे रिटर्न ऑन इक्विटी को, उसने स्ट्रक्चरली आपने कुछ हद तक का प्लान पे जो कि कर सके वो आपको चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो आप अगर एरर करते हैं, आप कैपेसिटी आपने इतनी है और उसके बावजूद भी लोड शेडिंग हो रही है, इसलिए कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनों का जो है ना ये है। बट देखें, और अच्छा काम ये किया इन्होंने कि आपने ये कहा है कि विंटर मंथ के अंदर आपने अगर पिछले साल का नंबर से ऊपर किया, आपने यूज किया, तो आपको एक फ्लैट रेट देना पड़ेगा जो डिस्काउंटेड रेट होगा। तो उसमें जब ये गैस का इशू आता है तो वो इंसेंटिवाइज प्रोवाइड करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज करें, आप जो है इन्वर्टर करें, एक एसी जिसके अंदर ये हो, ये इस तरह, और इंडस्ट्री को भी वो इंसेंटिव दे रहे हैं। तो जो हमारे पास एक पोजीशन है उसके अंदर से ट्वीकिंग जरूर कर रहे हैं ताकि हमारी जो सर्दियों में हमारी जो प्रोडक्शन जो कंजम्पशन जो है वो 39,000 मेगावाट अवेलेबल है, हम 9-10 के ऊपर जाते नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन को, गैस का ऑलरेडी अवेलेबल इशू है, आरएलएनजी हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है, आरएलएनजी के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ऑयल के बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं, तो चैलेंजेस हमारी जगह बहुत ज़्यादा हैं। बट अगेन हमें इसके बावजूद भी कि आम आदमी के जो चैलेंजेस को भी देखें और हम थोड़ा बहुत आगे चले, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को जो है ना इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आता है बिटवीन 5 to 10 ईयर्स, उसको बीच में हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें, और चीज़ों को जो है वो मैनेज करना सीखना होगा। सर, लाइन लॉसेस की बात की आपने,
काफ़ी चीज़ें हैं जो हम यहाँ मिस कर जाते हैं। सर्कुलर डेट के हवाले से बात करते हैं। सर्कुलर डेट एक IMF की टॉक्स का भी हिस्सा रहा है, उसके बारे में बताइए कि उस पर कैसे काबू पाया जाए। सर्कुलर डेट हर साल बढ़ रहा है, लेकिन ये कि अगर जो इकदाम नहीं करते तो थोड़ा और बढ़ जाता। अभी भी जो है 3 महीने का रिजल्ट आया, सर्कुलर डेट बढ़े हैं, थोड़ा से बड़ा है। इसके अंदर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है ना लाइन लॉसेस ये है, उसमें कमी नहीं है। दो इन्होंने अब जो है एक इस लास्ट 6 मंथ के अंदर जितने भी डिस्कोर्स हैं, डिस्कोर्स के सारे इन्होंने जो है ना नया बोर्ड लाया है जो प्रोफेशनल बोर्ड्स हैं। बट जाहिर है कि कोई चीज़ अगर इतनी ख़राब होती है तो वो एक दिन में सही नहीं होती है। मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इन बोर्ड्स के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर और बोर्ड की पोजीशन में हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफेशनल जो है आपके लोगों को हायर करें, प्रोफेशनल तरीके से इनको मॉनिटर करें। बट अगेन एक चीज़ अगर 40-50 साल से ख़राब है तो एक दिन में चेंज नहीं होती है। बट हमें वो चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं आवाम को भी कहूँगा कि ठीक है चैलेंजेस बहुत हैं, बट थोड़ा सब्र करें, थोड़ा और वेट करें, एंड लेट्स सी कि जो है ना हमें अच्छे दिन नज़र आए इसके अंदर और पाकिस्तान 7-8% ग्रोथ पे आए, ताकि जो है ना ये जो बस्ट एंड बूम वाला पीरियड बार बार जो होता है ना वो ना आए और चीज़ें जो है ना वो चलती रहे इसके अंदर है। राइट सर, IMF के हवाले से क्या बात करेंगे? IMF की टॉक्स में जो एक पॉज नज़र आ रहा है, कल के दिन हमने देखा एक स्टक सिचुएशन देखी गई। इससे पहले चीज़ें काफ़ी हद तक निगोशिएटेबल थी और चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही थी, लेकिन कल हमने देखा एक यहाँ पे एक जो है वो हम कह सकते हैं दोबारा स्टॉप पोजीशन आ गई है। उसके बारे में क्या इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमिक जो है वो कंडीशन उसको कैसे सर्वाइव करेंगे, और इसके साथ साथ इसका जो एक वर्स्ट इफेक्ट होगा हो सकता है आने वाले दिनों में आए, लेकिन हो सकता है ये चीज़ें टैकल हो जाए। तो अभी क्या सिचुएशन हम देखिए, इस हैंडल कर वक्त सकते तो हैं? गवर्नमेंट की हत्तल इम्कान कोशिश है कि उनकी ख्वाहिशात हैं आपकी, ज़ाहिर है कि वो अपने हिसाब से करते हैं। उनकी ख्वाहिशात जो हैं प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, गैस की प्राइस है, टोटल रेवेन्यू है, प्राइवेटाइजेशन का है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी ख्वाहिशात है। तो जो हमारी टीम है, शौकत तरीन साहब खुद 1-1.5 हफ्ता वहाँ पे थे। आई मीन दे आर ट्राइंग के जिस तरीके से जो है ना उसको इम्पैक्ट को मिटिगेट करें और थोड़ा सी जो है ना एक रूम मिल जाए टाइम का कि हम इसको देर से करें इसके अंदर है। एंड देन अगेन इसके अंदर ऑब्वियसली इंटरनेशनल सिनारियो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना FATF में हम अभी तक सोच रहे हैं कि कब हम गोरे होंगे, हम वही ग्रे चल रहे हैं। अगर रियलिटी में देखा जाए तो हमारी पोजीशन इतनी बुरी नहीं है, बट वो कहते हैं कि अभी अब तक टाइम लगेगा आपको गोरे होने के अंदर, हम वो गोरों का वेट कर रहे हैं इसके अंदर। तो IMF भी जो है उसकी भी जो है ना इंटरनेशनल थोड़ा सा जो इस वक्त सिनारियो, पॉलिटिकल सिनारियो है, जिसमें इस वक्त अफगानिस्तान का इशू बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेशनल जो है जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनकी भी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, उनके भी कुछ वो होते हैं। तो ये चीज़ें भी इस वक्त जो हाइल हो रही है हमारे पास। डॉलर की प्राइस कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है? आपने कहा कि अप्रिसिएशन डेली बेसिस पे डॉलर में मुझे तो अभी भी लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी भी मेरी ये फीलिंग है कि जो है ना थोड़ी सी चीज़ें अगर सही होगी, मेरा अभी भी ये दिल करता है कि जब थोड़ी चीज़ें सही हो जाएगी तो जो प्राइस हुई है उसमें डेफिनेटली पाकिस्तानी करेंसी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी फॉर अ लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये कि इस वक्त जितना ये मैं कह रहा था कि आपका जून 24 से लेके आज तक का तकरीबन 13% इंक्रीज इज़ टू मच। पाकिस्तान का जो एवरेज आपका जो आता है लास्ट 10 साल का है, पाकिस्तान की करेंसी 6% जो है साल के अंदर होती है। तो ये 4 महीने में अगर हम 12% में होता है, तमाम लोग की कॉस्टिंग सारी जो उड़ गई हैं। लोग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे थे तो वो उनको पता है कि डॉलर जो है ना वो आएगा इसके अंदर है। मैं बिफोर टाइम अभी है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैं वुड लाइक टू टाइम है प्राइवेटाइजेशन की भी बात करते हैं। जो मामलात होते हैं प्राइवेटाइजेशन के, जैसे मैं क्वेश्चन भी अपना पूछ लूँ कि काफ़ी हद तक यहाँ भी एक डिले नज़र आ रहा है। स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है काफ़ी अरसे से, लेकिन यहाँ पे जब जब वो शुरू होती हैं चीज़ें तो पोलिटिसाइज हो जाते हैं मामला। तो क्या आउटकम आया सर? क्या प्राइवेटाइजेशन होने जाएगा? मैं आपको अपडेट देता हूँ जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन की चीज़ें चल रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो ये एक बैंकों का बड़ा अच्छा हुआ, बैंक प्राइवेटाइज हो गए, और जो आपका कैपिटल मार्केट की चीज़ें थी वो उसमें हुई है। ये जो है ना जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सारी मीडिया है, इन सबको इकोनॉमी के ऊपर हमें जो है ना एक पेज पे होना चाहिए। अगर आप अपोजिशन में हैं तो आप प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, अब जब गवर्नमेंट में होते हैं तो आपकी डिफरेंट वो होती है। इन हम सबको एक पेज पे होना चाहिए, और जितने भी जो लोग हैं आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं उन सबको इसमें जो है
बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 2018 से लेके अब हम 2021 पे आ गए हैं, बहुत बड़ी कामयाबी अभी तक नहीं हो सकी है इसके अंदर। कोशिश बहुत ज़्यादा जारी है, कोई ना कोई स्पैनर आ जाता है, हम समझते हैं कि हम गोल करने के करीब आ गए हैं, फिर वो जो है ना वो फाउल करार दिया जाता है या बॉल को जो करता है। पर इस वक्त जो मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि पाकिस्तान स्टील मिल है, उसका हमने EOI का एक हमने अखबार में दिया था, तो उसके ऊपर फॉरेनर्स और लोकल के तकरीबन हमारे पास 7 लोगों की इंटरेस्ट आए हैं, जिसको इस वक्त स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। और एक प्रोसेस के बाद हमने ऐड दी थी मंथ ऑफ अगस्त के अंदर कि ये हमारा एक अलग से हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था दिस अगस्त के अंदर। पूरा एक प्रोसेस हुआ, 1.5-2 साल लगी उस प्रोसेस के अंदर आपका। उस प्रोसेस के बाद इस अगस्त में हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया अखबार में, तो उसके बाद एक्सटेंशन भी हमने 15 दिन की, तो उसमें तकरीबन 7 लोगों का इंटरेस्ट आया है, मेजॉरिटी बाहर के हैं और लोकल भी हैं। उसके ऊपर जो है उनका जो है इंटरेस्ट आया है। अब वो उनकी स्क्रूटनी होगी और अल्लाह करे कि जो है ना जब ये प्रोसेस होगा आगे 4-5 महीने में, तो वो पार्टिसिपेट करें बिडिंग के अंदर। इसके अलावा जो है पाकरी इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी है, तो 20% जो है गवर्नमेंट ऑफलोड करेगी अपने शेयर, तो वो प्रोसेस भी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के अंदर वो उसमें अब जाएगा अभी जो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, ताकि जो उसकी रिजर्व प्राइस है, जो प्राइस है वो अप्रूव करें। नेशनल पावर पार्क था, जो कि बहुत बड़ा 1200 मेगावाट के 2 पावर प्रोजेक्ट हैं, जो हमने 2019 फरवरी में शुरू किया था। और हम इस तरह आगे थे, 12 इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया। केम कोविड अनफॉर्चुनेटली, उनको विजिट करना था पाकिस्तान के अंदर, मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली जाहिर है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और पूरा वर्ल्ड जो है वो एक साकित हो गया था, तो उसकी वजह से जो है फिर आपके पावर सेक्टर के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आ गए, वो साकित हुए 2020 के मार्च में। उसके बाद जून जुलाई में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुई, तो वो सारी चीज़ें डीरेल हो गई। अब भी जो है वो जो पूरा 100% गवर्नमेंट ने अपने पैसे लगाए हैं, तो जो गवर्नमेंट का डेट है उसको हम जो है इस वक्त कोशिश कर रहे हैं थ्रू जो प्रोसेस CCUP का है कि जो लोकल बैंक्स हैं वो जो है वो डेट के अंदर पार्टिसिपेट करें, ताकि गवर्नमेंट के जो पैसे लगे हुए हैं डेट में वो उनको गवर्नमेंट को वापस मिल जाए इसके अंदर है। और इस तरह हाउस बिल्डिंग फाइनेंस में भी है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके डिफरेंट एंगल से आते हैं, आप बिल्कुल पहुंच चुके होते हैं एंड के ऊपर और आखिर में स्पैनर आता है तो आप फिर चले जाते हैं इस तरीके से। गोल गोल घूमना शुरू वो होता जिस है। तरह चलिए सर, इस पे लूडो मजीद बात खेलते हैं। करेंगे, जी, नेक्स्ट जी। सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स से लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,18,200 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,01,400, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर हाउस $1,802.80, ऑयल WTI पर बैरल $83.10, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 85.40। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 200 रुपीज़, सेलिंग वाज 202.50, यूके पाउंड बाइंग रही 239.50, selling was 242 rupees. US dollar buying रही 174.30, selling was 175.20. And Saudi Riyal buying रही 47 rupees, selling was 47.50. UAE dirham buying at 48.70, selling was 49.20. Kuwait dinar buying रही 481.70, selling was 484.20. And Omani Riyal buying रही 392.70, selling was 394.70। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। डॉलर प्राइस हम देख रहे हैं 175 पे इंटर मार्केट पे दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक काफ़ी हद तक जो अपवर्ड ट्रेंड है वो डॉलर की साइड से देखा जा रहा है। जफ़र नहीं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। जफ़र साहब, डॉलर की प्राइस डे बाय डे इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। आज 175 हम देख रहे हैं इंटर मार्केट में डेली बेसिस पे इतना अपसाइड जाना, तो सर क्या समझते हैं, क्या रीज़न है जो कुछ ज़्यादा ही अपवर्ड ट्रेंड की शो कर रहा वजह है? से है, अफगानिस्तान की वजह से भी इशू है, बट आई डोंट थिंक सो कि अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अनसर्टनिटी है, IMF की चीज़ें नहीं है, तो ज़रा एक इस वक्त जो है हर बंदा जो है वो थोड़ा सी, जैसे एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स के पास एक टाइम होता है, लिमिट होता है कि वो अपनी डॉलर प्रोसीड थोड़ा डिले करें। जब उनको पता है कि आपके पैसे इनके बढ़ रहे हैं पाक रुपी, तो वो भी अपना डिले करते हैं। इंपोर्ट वाले जो है ना उनको वो कहते हैं कि जल्द से जल्द इंपोर्ट की चीज़ें हो, रेमिटेंसेस जो लोगों के डिविडेंड की होती हैं वो जल्द से जल्द करते हैं। तो जब ये अनसर्टनिटी सी होती है आपकी, और दूसरी बात है कि हमारे इंपोर्ट्स जो है ना वो हाई साइड पे हैं। हमने एक तो कोविड की जो वैक्सीन हैं, हमने इस पूरे जो लास्ट क्वार्टर के अंदर है
तकरीबन हमारा अच्छा खासा 900 मिलियन डॉलर तो हमारे उस पर लग गए इसके अंदर। और टर्फ की जो स्टेट बैंक ने स्कीम दी थी तो इंपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं, फिर प्लस कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है, एलएनजी इज कॉस्टली, कोल इज कॉस्टली, फर्नेस ऑयल इज कॉस्टली, कमोडिटी प्राइस बहुत ज्यादा बहुत impact ज़्यादा दे रही बहुत है। ज़्यादा। देखिए ना, कोल की प्राइस 70-80 डॉलर टन की प्राइस थी, उससे 220 पे चले गए। Right. आप सोचें कि आप एक चीज़ 80 के ऊपर हो, चलें थोड़ा सी 5% बढ़े, 10% बढ़े, आप 3% तीन दफ़ा अगर जम मारेंगे तो तमाम चीज़ें वो होती है ना, फिर लोग रश कर रहे होते हैं। अब चूंकि दुनिया में स्ट्रक्चरली जो है ना वो होता है, अब एक बोर्ड मीटिंग कल है तो उसमें पूरा प्लान में ये था कि अब चूंकि कमोडिटी मिल नहीं रही है, आपका चाइना के अंदर लोड शेडिंग की बात हो रही है, तो हम अपनी इंपोर्ट को जो है वो बढ़ाएंगे आपका, ताकि हमारे पास ये ना हो कि जब हम प्रोडक्शन करें तो जो है ना माल कम पड़ जाए। तो हर बंदा जब ये सोचेगा कि मुझे अगर एक 100 चाहिए और मैं 200 माल मंगा अच्छा लूंगा सर, या ये 150, जो एक हम कह सकते हैं पावर क्राइसिस पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या रीजन है? चाइना में इस वक्त कोल के ऊपर जो कि क्लाइमेट की हम बात करते हैं कि कितना पोल्यूशन होता है, तो चाइना ने एक अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए थे, बट हमारी तरह उन्होंने उसके ऊपर हाथ जो है ना इतना अपना टाइट नहीं किया था। फिर उनको ख्याल आया कि अभी जो है क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये है, तो उन्होंने इसके ऊपर सख्ती शुरू की कि भाई ये तो एक टारगेट दिया था आपको, उसको तो आप फॉलो करें। जब टारगेट फॉलो किया तो वो जो है जो प्रोडक्शन जितना जो कोल से हो रही थी वो प्रोडक्शन भी कम हुई, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो है ना एरियाज के अंदर कहीं लोड शेडिंग भी चाइना में हुई, तो उसकी वजह से जो है वो चीज़ें चाइना से जो आती थी वो स्लो हो गई हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना सप्लाई चेन कहते हैं ना, वो सप्लाई चेन पूरी दुनिया की इफेक्ट हुई है। सेम गोज विद गोल्ड, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड प्राइस भी हायर साइड पे हायर दिखाई दे साइड रहे के हैं। ऊपर, तो हाँ, ये तो भी डॉलर reason- से लिंक होता है सब चीज़ें जो है ना, जब दुनिया की जो नॉर्मल चीज़ें चल रही होती हैं तो सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। जब डॉलर बढ़ता है तो जो है ना पाकिस्तान में तमाम चीज़ें जो है ना वो होती हैं। बट जितनी जल्दी हम जो है जो भी चैलेंजेस हैं इकॉनमी के हैं, जो भी आपका गवर्नमेंट के और उसकी चीज़ें हैं वो डिसाइड करें, IMF के डिसाइड करें, ताकि हम जो है ये दुनिया में जो कंजक्शन है वो तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, बट पाकिस्तान अपनी चीज़ों को डिसाइड करें ताकि जो है ना हम नॉर्मल तो करें ना। ये रोज़ का अगर हम 50 बेसिस पॉइंट 50 रुपीज़ 50 पैसा अगर बढ़ता है डॉलर तो किस तरह होगा? हर अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा इसके अंदर है। सर इन्फ्लेशन के नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन हो के रहे नंबर्स हैं। ऑलरेडी इंडिकेशंस बहुत आ रहे हैं इसके अंदर। और असल बात ये कि जितनी जल्दी जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो है ना जो आपका जिस तरह पर्टिकुलर लोगों को आप सब्सिडी दें तो जल्द से जल्द लोगों को हो, बिकॉज जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका लोगों को जो है ना, अगर हमारी तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इतनी गुर्बत है आपकी, तो जितनी जल्दी वो करें और ये चीज़ें स्टेबलाइज कंट्री में हो ताकि हम जो एक नॉर्मलसी पे तो आए इसके अंदर। राइट जी, मजीद बात करते हैं। चलें जी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले IMF के हवाले से और काफ़ी हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से हम प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे थे। ज़फ़र सुबानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र सुबानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत ज़बरदस्त टॉक्स आज के दिन हमने डिस्कस की जिसमें काफ़ी हद तक सोल्यूशन, ना कि क्रिटिक्स बल्कि सोल्यूशन की तरफ हम गए और चीज़ों को जो है वो अगर मैनेज सही से किया जाए तो उसके बहुत ही जल्द अज जल्द रिजल्ट्स जो है वो हमारे सामने आ सकते हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।